हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सी-टेट के क्वेश्चंस लेके आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। पहला क्वेश्चन है, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण और नैतिक विकास के चरण। तो इसमें आपको सही आंसर करना है। तो संज्ञानात्मक विकास के चरण तो पियाजे का दिया हुआ है। शारीरिक विकास के चरण में शारीरिक अवस्थाओं का जिक्र है, जो जिसमें बाल्यावस्था और इन्फेंसी, प्री नेटल, ये सारी चीज़ें आती हैं। और संवेगात्मक विकास में मनुष्य का उम्र के साथ साथ संवेगों में जो वृद्धि होती है, डर, क्रोध जैसी भावनाओं के विकास का चरण। तो कोलबर्ग का दिया हुआ है नैतिक विकास का चरण। नैतिक विकास का चरण जो है वो 3 स्टेज में बताया गया है। पहला स्टेज है परंपरागत स्टेज, जिसे हम कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। दूसरा है, पहला है पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत और तीसरा है उत्तर परंपरागत। तो प्री कन्वेंशन, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। पूर्व परंपरागत अवस्था जो है वो 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। ये तीनों स्टेज को जानना जरूरी है, क्योंकि इसके साथ इसके अंदर से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो 4 से 10 वर्ष की अवस्था को उन्होंने लिया कोलबर्ग ने। 4 वर्ष से पहले उनका मानना था कि नैतिकता का विकास नहीं होता है, और 4 वर्ष से 10 वर्ष तक जो नैतिकता का विकास होता है वो बालक का शारीरिक और मानसिक अवस्था परिपक्व होता है। उसमें नैतिकता की शुरुआत होती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। उस समय जो उसकी नैतिकता होती है वो दंड और पुरस्कार से संबंधित होती है, कि वो नैतिकता में जहाँ पुरस्कार मिले वो काम उसे अच्छा लगता है, और जो काम में डांट पड़े या सजा मिले उसे वो गलत समझता है। दूसरी स्थिति जो है, दूसरा स्टेज है परंपरागत अवस्था। उसमें 10 से 13 साल की आयु के लोगों को रखा गया। उसमें क्या होता है कि वो माता पिता, परिवार, दोस्तों को जो काम अच्छा लगे बालक वही करना चाहता है। और उस स्थिति को स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आता है कि प्रशंसा की अवस्था किसको कहते हैं, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन किसका दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर आपका ये आंसर बनेगा कि ये कोलबर्ग के नैतिकता के विकास के चरण का दूसरा चरण है। तीसरा होता है जिसमें बालक का उत्तर परंपरागत अवस्था में, जो बच्चे 13 साल से ऊपर के होते हैं, उस समय बच्चा समाज के संपर्क में आता है और समाज के नियम के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि ऐसा काम न करें जिससे कि समाज में उसकी शिकायत हो जाए। वो हमेशा समाज की सराहना चाहता है, लेकिन इस स्थिति में सामाजिक नियमों का पालन करते हुए वो अपने विवेक का भी प्रयोग करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है नैतिक विकास के चरण, कोलबर्ग का दिया हुआ। दूसरा है वाइगोत्स्की, जिसको व्योत्स्की भी कहते हैं, के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कब सीखते हैं बच्चे? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होते हैं, या अनुकरण से, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर क्रिया को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो जब पहला तो है कि पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, तो पुनर्बलन मतलब उनको रीइंफोर्समेंट जब मिलता है तब वो सीखते हैं। दूसरा परिपक्व होने से, और तीसरा अनुकरण करके। लेकिन इसका आंसर है कि वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर क्रिया से। तो व्योत्स्की का मानना है कि बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। वो बच्चे अपने से बेहतर लोगों के साथ रहते हैं तो अच्छा सीखते हैं। उनका कहना है कि बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए, और जब उनको दिक्कत हो तब मदद करना चाहिए। तो व्योत्स्की का कहना है कि 2 वर्ष तक जब बालक होता है तो सभी बालक के विचार अलग अलग होते हैं, और 2 वर्ष के बाद वो एक होने लगते हैं। उन्होंने भी 3 सिद्धांत दिया। पहला है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, जिसको कल्चरल डेवलपमेंट का सिद्धांत कहते हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं, स्वयं करके सीखते हैं। उसमें वो जो सीखते हैं उसको आत्मसात करते हैं, उसको इंटरनलाइज करते हैं। पहला है उनका सिद्धांत में, पहला सामाजिक संस्कृति का जो सिद्धांत है उसमें इंटरनलाइजेशन, जिसमें आत्मसात करना सीखते हैं, स्वयं करके सीखते हैं। दूसरा है स्कैफोल्डिंग, जिसमें उन्हें अस्थायी सहारे की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है कुछ चीज़ सीखने में।
और तीसरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये इस पर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको ZPD भी कहते हैं। इसका मतलब होता है समीपस्थ विकास। इसमें क्या है कि वो खुद से करता है और जब नहीं कर पाता है तो बड़े की सहायता से काम करता है। तो बड़ों की सहायता से काम करना और फिर खुद से काम करने लगना, इन दोनों के बीच में जो समय का अंतराल होता है उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ZPD। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो इसका कारण है वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण की अन्योन्य क्रिया के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न इसलिए होते हैं कि इसका कारण है कि माता पिता से उनके जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दूसरा, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना और बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है कि बच्चे के अनुसार शिक्षा देना, बच्चों को शामिल करना, ताकि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीख सकें। तो ये तभी संभव है जब बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो इसमें है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, दूसरा अपमानजनक व्यवहार, तीसरा B को D, वाच को 100 और 21 को 12 लिखना। तो ये अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटी किस चीज़ से पता चलता है? तो बच्चों का मनोभाव जब जल्दी जल्दी बदलता है तो इससे पता चलता है कि बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम निर्योग्यता है। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। उन्हें कक्षा में अलग बैठाए, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं करते, इंटरैक्शन नहीं करते। तो इसमें होगा कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाए और उन्हें कक्षा में शामिल करें, कक्षा की चर्चा में शामिल करें, उन्हें बराबर रहे। इंक्लूसिव एजुकेशन में सबको साथ लेके चलने की बात होती है। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि शिक्षिका की सुने और उनका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या करनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा, बच्चों को अपने चर्चा में शामिल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का सामाजिकरण परिवार में बच्चे के सामाजिकरण में परिवार कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या गौण कौन सी भूमिका निभाता है? ऑब्वियसली मुख्य भूमिका निभाता है। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में उनको मदद करना। तो प्रतियोगिता को बढ़ाकर सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले को पुरस्कार देकर कर सकता है, या कोई भी सहायता न देकर कर सकता है, या उस पर भाषण देकर, या कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो जब भी कार्य जटिल हो जाता है तो टीचर उस कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर और उस पर निर्देश देकर वो काम को सरल कर सकता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? चाइल्ड सेंटर्ड
क्लासरूम को बता रही है। तो एक कक्षा में जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहा जाता है, ये तो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं हुआ, बाल केंद्रित नहीं हुआ। दूसरा, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है जिसका संदर्भ शिक्षा देती है, ये भी नहीं हुआ, ये तो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड हो गया और इसमें टीचर सेंटर्ड हो गया। एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका प्रत्येक समूह में बारी बारी से जा रही है, ये है बाल केंद्रित। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों के व्यवहार को शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है, तो नहीं। जहाँ हर बच्चे के समूह में शिक्षिका बार बार जा रही है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से शिक्षिका काम कर रही है। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस समझ को प्रदर्शित करी है? प्रतीकात्मक विचार? नहीं ना, प्रतीक तो नहीं है। प्रतीकात्मक विचार में होता है कि जब बच्चे खेलते रहते हैं तो गुड़िया को लेकर उसकी मम्मी बन जाती है, या किसी डब्बे को लेकर गाड़ी बना लेते हैं, तो ये प्रतीकात्मक विचार होता है। अहम केंद्रित चिंतन मतलब सेल्फ सेंटर्ड चिंतन होता है, तो ये भी नहीं हुआ। धूप में कपड़े सूखना कार्य कारण संबंध को बता रहा है कि धूप में गर्मी होती है, उससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। विपर्यय चिंतन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अस्तित्व की समाप्ति हो जाना, तो वो भी चिंतन नहीं है इसका। तो यहाँ पर चिंतन है कार्य कारण। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? अति संवेदनशील काल है। उस समय बच्चे की भाषा पर अगर को सही भाषा ना सिखाया जाए तो फिर बाद में उसे दिक्कत होती है। इसीलिए बच्चे छोटेपन से ही कई तरह की भाषा बोल लेते हैं। बंगाली बच्चे बंगला भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, उड़िया वाले उड़िया भी बोल लेते हैं और हिंदी भी बोल लेते हैं। अगर उन्हें इंग्लिश सिखाई जाए तो इंग्लिश भी बोल लेते हैं। तो यह अति संवेदनशील समय है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो क्यों किसी गतिविधि में भाग लेते हैं? शिक्षक की डांट से बचने के लिए, या दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, या अपनी रुचि से, या पुरस्कार के लिए? जब अपनी रुचि से बच्चे कुछ करते हैं तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, किसी दबाव में आकर करते हैं तब नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत मतलब शुरुआत से ही जो बेसिक है वो सहायता। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के उपहार देना। मूर्त और अमूर्त दोनों तरह का उपहार मतलब हुआ कि कैश काइंड में भी और गुड वेरी गुड कहकर भी उपहार देना। टीचर किस तरह का उपहार दे सकता है? पेन, चॉकलेट और उसके अलावा वेरी गुड और इस तरह के शाबाशी देकर। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण, ये भी नहीं। आधारभूत सहायता तो नहीं होगा। आधारभूत सहायता भाषण देने से भी नहीं होगा। अनुबोधन और संकेत देना। अनुबोधन मतलब प्रॉम्प्ट करना, कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ इशारा, कुछ हिंट्स दे देना और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो इसका आंसर होगा अनुबोधन और संकेत देना, प्रॉम्प्ट्स देना, हिंट्स देना। अगला क्वेश्चन है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्त, लर्निंग कर्व क्या होता है? जब किसी समूह में जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो उनका सीखने का वक्र बेहतर होता है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है। जब समूह में किसी समस्या पर चर्चा होती है तो हर बच्चा उसमें भाग लेता है, तो उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर नहीं रहता है, उन्नत भी नहीं होता, समान भी नहीं रहता। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। फिर अगले वीडियो में और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। थैंक यू।